आज का जो सेशन है वो सेकंड सेशन है। इससे पहले हमने चाइना स्कॉलरशिप्स के ऊपर एक सेशन हमने रख दिया था। अभी हमारा सेकंड सेशन है। जो हमारे साथ आज का जो गेस्ट है, गेस्ट से ज़्यादा हमारे अपने भाई है, साजिद भाई, जो अभी चाइना में होते हैं। तो इससे हमने रिक्वेस्ट की कि साजिद भाई अभी आप हमें थोड़ा टाइम दे दे। साजिद भाई ने हमें टाइम दिया है और इंशाल्लाह ताला आज के इस सेशन में हम वंस अगेन प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से हम चाइना की स्कॉलरशिप्स के बारे में अच्छी तरीके से हम इसको आज दोबारा वंस अगेन डिस्कस करेंगे। तो साजिद भाई, सबसे पहले थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। अच्छा साजिद भाई, जरा आप थोड़ी सी इंट्रो अगर करा देंगे कि चाइना में आप कहाँ होते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में होते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी अपना इंट्रोडक्शन हो जाए तो बेहतर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैं चाइना में यहाँ सिचुआन चंदू में होता हूँ और मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो साउथ वेस्ट जोथोंग यूनिवर्सिटी है। मेरा डिपार्टमेंट मैकेनिकल है, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहा हूँ। तो सही सही। तो अभी आप पीएचडी कर रहे हो? जी जी। अच्छा साजिद भाई, शायद आप एमएस के लिए यहाँ से गए हुए थे। नहीं नहीं, मैंने एमएस तो ऑलरेडी एनईडी यूनिवर्सिटी से कर लिया था, तो अच्छा, पीएचडी आप के लिए गया था। सही से। और कितना टाइम हो गया चाइना में? अभी तो दूसरा साल, सेकेंड ईयर चल रहा है। ओके ओके, सही 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 सही। तो साजिद भाई, सबसे पहले मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि अ, जो चाइना में जो स्कॉलरशिप्स ऑफर होते हैं उनमें मैक्सिमम जो ज्यादातर स्कॉलरशिप्स क्या बैचलर के लिए ऑफर होते हैं, एमएस के लिए या पीएचडी के लिए? तो मैक्सिमम स्कॉलरशिप, ज्यादातर स्कॉलरशिप किन बच्चों के लिए ऑफर होते हैं? ज्यादातर तो मैक्सिमम जो स्कॉलरशिप होते हैं वो पीएचडी के लिए होते हैं, बाकी दूसरों के लिए कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाइना में जितना भी होता है ना वो प्रोजेक्ट होता है, तो वो प्रोजेक्ट बेस होता है, वो पीएचडी स्टूडेंट के लिए ऑफर होते हैं। एमएस और बैचलर के लिए कम होते हैं, इतना ज्यादा नहीं होते हैं। तो लेकिन जो पाकिस्तानी भी यहाँ पे जो है वो पीएचडी स्टूडेंट ज्यादा है, एमएस और बैचलर में बहुत कम है। लेकिन एमएस और बैचलर में भी आपका आसानी से एडमिशन हो सकता है। अच्छा, सही सही सही। ओके, ठीक है। और साजिद भाई, हम बैचलर से स्टार्ट करते हैं। आप जरा स्टेप वाइज आप बैचलर के लिए, एक बच्चा जिसने अभी इंटरमीडिएट्स कंप्लीट की है या डी सभी जो डीएई है ना साजिद भाई, डीएई होती है। जी जी। जी। डीएई जिसने कंप्लीट की है, वो अगर आगे बैचलर में अप्लाई करना चाहे तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन के बारे में उसको ख्याल रखना चाहिए ड्यूरिंग एप्लीकेशन, और क्या कुछ प्रिपरेशन करना चाहिए चाइना में बैचलर में अप्लाई करने के लिए? जो जितने डॉक्यूमेंट्स पीएचडी और मास्टर में चाहे वही डॉक्यूमेंट्स बैचलर में भी उसके बैचलर के लिए भी होना चाहिए। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट बनाओ, और इसके बाद सेकेंड आप जिस कॉलेज से आपने एफएससी किया है या डीए किया है वहां से, तो आप रिकमेंडेशन लेटर, किसी भी टीचर से रिकमेंडेशन लेटर बनाओ। इसके बाद थर्ड आपको वहां से एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिलती है, क्योंकि आप वहाँ इंग्लिश स्टार्ट में होते हैं, हम एफएससी वैसे भी इंग्लिश स्टार्ट में करते हैं, तो आप वहां से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वहीं जो जिस कॉलेज से पढ़ा है वहां से आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट निकाल दे। और इसके बाद आप वहां से नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आप किसी भी अपनी जिले के उससे एसएसपी एसपी से आप वहां जाके बनवा सकते हैं। और आप स्टडी प्लान 800 या 500 वाट का होता है, वो आप खुद बना सकते हो। तो आप जिस पे आप मसलन एफएससी आप करना है, कंप्यूटर सिस्टम, आप बियोलॉजी में करना है, जिसमें करना है आप उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन, एक स्टडी प्लान बनाओ। इसके बाद आपको बस सीएससी में अप्लाई करना होता है, यही आप और इसके बाद एक चीज, आप जिस डिग्री, मसलन आपके पास एफएससी की आपके पास डिग्री भी है, ट्रांसक्रिप्ट भी होती है, तो आप उसकी एक फोटोकॉपी कर ले एक एक, तो वो जाकर आप किसी वकील के थ्रू नोटराइज करा सकते हो इसकी फोटोकॉपी आप। तो वो नोटराइज करता है, वो नोटराइज डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होता है सीएससी में। तो ये डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट आपका लाजमी होना चाहिए। तो ये आपको चाहिए, आपको बैचलर में अप्लाई करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। सही 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 साजिद भाई। अच्छा, और बाकी तो प्रोसीजर वही है, सीएससी आप उसी तरह जिस तरह मास्टर और पीएचडी वाले अप्लाई करते हैं आप इसी तरह अप्लाई कर सकते हो। और बेसिकली यहाँ मैंने जितने भी बैचलर स्टूडेंट देखा है वो इनकी अपनी गवर्नमेंट, चाइना लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे ज्यादा स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि लोकल जो स्कॉलरशिप होती है वो आपको 1500 से 2000 यान मिलते हैं, तो वो आपका इजिली बैचलर में आपका आराम से हो जाता है प्रोविंशियल स्कॉलरशिप में। तो ज्यादातर यहाँ पे पाकिस्तानी तो बहुत कम है, और कंट्रीज के बहुत से स्टूडेंट है, इनको यहाँ आके 1 साल चाइनीज लैंग्वेज सीखना होता है और 4 साल में अपना बैचलर कंप्लीट करना होता है। सही 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 सही। ओके, सही सही साजिद भाई, सही। ओके। और बाकी यूजुअली हमने ये सुना है साजिद भाई की बैचलर के लिए बहुत कम स्कॉलरशिप्स होते हैं, अगर स्कॉलरशिप्स हो भी गए चाइना में तो वो चाइनीज लैंग्वेज में होते हैं। जी जी, आपको चाइनीज लैंग्वेज में होते हैं, 1 साल वो चाइनीज पढ़ाते हैं,
तो वो चाइनीज 1 साल में आपको सीखना होता है HSK 5। तो फिर आपको फायदा होता है फ्यूचर में। तो आप यहाँ से चाइनीज में बैचलर कर लोगे तो आसानी से आपको मास्टर और PhD में एडमिशन मिलता है। अब मैं PhD में एडमिशन ले रहा हूँ, मुझे HSK 3 मस्ट है। अब आजकल तो चाइना में HSK आपको मस्ट किया हुआ है 3, PhD वालों को भी। सही 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 सही। तो ये जो उनका जो 4 ईयर जो प्रोग्राम होगा बैचलर के लिए, वो सारा चाइनीज लैंग्वेज में होगा? वो यूनिवर्सिटी नहीं नहीं, कुछ इंग्लिश स्टार्ट पे भी होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब CSE स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हो ना, तो वहाँ पे आपने इंग्लिश स्टार्ट में किया तो आपको यहाँ के इंग्लिश स्टार्ट में ही पढ़ाते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप किस स्टार्ट पे पढ़ना चाहते हो। तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश स्टार्ट है। अच्छा अच्छा, सही। और अंडर ग्रेजुएट्स में बच्चे इंटर के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं? मींस इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में? तो आप सब जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है, लाइक कंप्यूटर सिस्टम, आप मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक्स, आप BDS MBBS, सब आप जिसमें चाहो इस पे अप्लाई कर सकते हैं चाइना में। अच्छा, MBBS में भी स्कॉलरशिप्स होते हैं चाइना में? जी MBBS में बहुत स्कॉलरशिप है चाइना में। जी MBBS में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा होता है, आपके मार्क्स वगैरह देखते हैं 80 से अब होना चाहिए। अच्छा, सही सही जी सही जी सही। तो यहाँ ज्यादातर यहाँ बच्चे तो सेल्फ पे जाते हैं चाइना में MBBS करने के लिए? सेल्फ पे भी बहुत है स्टूडेंट, लेकिन ज्यादातर स्कॉलरशिप पे भी होते हैं, ज्यादातर सेल्फ पे भी होते हैं। अच्छा, तो एमबीबीएस में तो अगर सेल्फ एमबीबीएस में अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो वो फुली फंडेड होती है क्या? जी फुल फंडेड नहीं, तो उसमें डिपेंड करता है आपका कौन सा स्कॉलरशिप है। तो आपका CSC है, बहुत से स्कॉलरशिप होते हैं, टॉस स्कॉलरशिप है, और इसके बाद CSC में भी उसमें भी 3 स्कॉलरशिप होते हैं, ABC कैटेगरी। तो फिर वो आपको आगे बता दूंगा अभी जो प्रेजेंटेशन पे। तो बाकी लोकल भी जो स्कॉलरशिप होता है इसमें आपकी पूरी फीस पे होती है, उसके बाद आपको 1500 यान देते हैं, 1000 यान देते हैं। वो 1000 यान आपका महीने का जो आराम से खर्च निकल जाता है। अच्छा, सही 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 सही। ओके ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट MS। साजिद भाई, MS के बारे में हम बात करते हैं कि अभी वो बच्चे जो फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है, वो क्या फाइनल सेमेस्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं? जैसे अगर एक बच्चा अभी 8th सेमेस्टर में है या 7th सेमेस्टर में है, तो वो भी क्या अप्लाई कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? जी वो कर सकता है, क्योंकि आपको पता है आप जब 7 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर में हो तो आपको एक होप सर्टिफिकेट मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। सही। तो वो आप यूनिवर्सिटी में वही होप सर्टिफिकेट बना सकते हो। इसके बाद आप के पास जो ट्रांसक्रिप्ट हो जाती है, आराम से आपके पास 8 सेमेस्टर तक ट्रांसक्रिप्ट हो जाती है, तो फिर आप वही नोटराइज करा दे और आप अप्लाई करें। जब एडमिशन हो जाए आपका यहाँ, तो फिर आप यहाँ आते वक्त आपको डिग्री यहाँ दिखाना होता है। बाकी आपका 8 सेमेस्टर में हो तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। बाकी रिकमेंडेशन लेटर तो आपको आराम से प्रोफेसर्स वगैरह देते हैं। लेकिन आप जब रिकमेंडेशन लेटर लेते हो तो इस वक्त एक बात का ख्याल रखना, तो आप मास्टर में या PhD के लिए अप्लाई करते हो ना, जो रिकमेंडेशन लेटर जिस प्रोफेसर से लेते हो वो PhD और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर होना लाजमी है इसका। सही 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 बाकी आप लेक्चर या कोई MS वाला टीचर से नहीं ले सकते हैं, फिर वो रिजेक्ट होता है। सही सही। अच्छा, ये जो नोटराइज करवाना होता है, ये जितने भी मार्कशीट से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबको, या सिर्फ फाइनल सेमेस्टर के मार्कशीट को नोटराइज कराना होगा? सिर्फ फाइनल ईयर ट्रांसक्रिप्ट और उसको डिग्री को नोटराइज करा। क्योंकि जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में अपने साजिद भाई के हर सेमेस्टर में अलग अलग मार्कशीट होती है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो सिर्फ फाइनल, जैसे मिसाल के तौर पर मैं 8th सेमेस्टर में अभी मैं पढ़ रहा हूँ और मेरा 7th सेमेस्टर की मेरे पास मार्कशीट है, तो मैं सिर्फ 7th सेमेस्टर वाला क्या बोलते हैं नोटराइज करवा के सबमिट करवाऊंगा क्या? जी आपको तो एक जी तो आपको ना फाइनल एक ट्रांसक्रिप्ट मिलती है कंपाइल, उसको अगर वो नहीं है तो आप लास्ट सेमेस्टर वाला। नहीं सही सही सही। जी तो होप सर्टिफिकेट आप आराम से जमा करा सकते हो, आपके पास होप सर्टिफिकेट होगा। इसके बाद ट्रांसक्रिप्ट का मसला नहीं है, आपको 7 सेमेस्टर वाला भी आराम से वो जमा करा सकते हो। आपके पास मेन चीज होप सर्टिफिकेट होता है, आप होप सर्टिफिकेट जमा करा। सही सही। ओके, सो उसके अलावा फाइनल में हम बात करते हैं, जब ये होप सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है ना, उसमें आप मेंशन करा दे मैं इस टाइम इसी डेट पे ग्रेजुएट हो जाऊंगा, तो फिर वो होप सर्टिफिकेट भी थोड़ा ख्याल से बनवाना, ठीक है। सही 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 सही। और आखिर में हम बात करते हैं PhD के लिए, तो बाकी डॉक्यूमेंटेशन आपने बताया कि तकरीबन सबके लिए सेम है? जी ओके, और PhD के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? PhD के लिए तो आपको पता है कंपटीशन ज्यादा होता है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेप्टेंस
लेना लाजमी है, और एक्सेप्टेंस आराम आराम से मिल जाता है अगर आप कोशिश करोगे तो। सही सही तो सही सही। एक्सेप्टेंस के लिए अभी देखो, अगस्त सितंबर से आपको एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई करना होगा। तो आपको पता है ये यूनिवर्सिटीज के जितने प्रोफेसर है ना, वो आपको आराम से मिल जाता है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हो वहां पे जाओ, आपको प्रोफेसर की मेल शेल आपको गिवन होगा, फिर वहां से आप मेल वो कर ले, कॉपी पेस्ट करके आप सेंड कर सकते हो। और ये बात का भी ख्याल रखना, आप एक प्रोफेसर को एक मेल कर सकते हो, मतलब 2-3 प्रोफेसर को एक साथ आप मेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो करोगे तो आपका मेल रिजेक्ट होगा, वो प्रोफेसर नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको पता होगा इसने 3-4 प्रोफेसर को एक साथ मेल किया है। तो मतलब एक ही तो डिपार्टमेंट में एक ही प्रोफेसर को सेंड करना होगा मेल, यानी कि डिपार्टमेंट नहीं, में दो तीन एक को हम नहीं एक करेंगे। नहीं करो, लेकिन एक प्रोफेसर को अलग सेंड करो, उसको अलग सेंड करो, मतलब साथ रख के, जैसा एक 2 प्रोफेसर 3 प्रोफेसर का साथ मेल, एक साथ मेल नहीं करो, मतलब अच्छा अलग अलग इसको एक। सही से, जी मतलब जी। सेम मेल हमने फॉर एग्जांपल अंदर जो मटेरियल हमने राइट की है कि अंदर मटेरियल चेंज होना चाहिए, हम जो सेंड कर रहे हैं डिफरेंट प्रोफेसर के लिए डिफरेंट मटेरियल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही नहीं कट पेस्ट करके मतलब, तीनों के लिए नहीं। नहीं कट पेस्ट हो, लेकिन मेल जैसा एक प्रोफेसर को एक मेल, फिर सेकंड कुछ आप ऐसा करते हो, अभी मैं मेल, आपका मेल भी मेंशन करूं, किसी और का भी मेल, फिर दोनों को एक साथ मेल करूं, ये नहीं कर सकते हो। अच्छा हम्म। सही 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 सही। बाकी वो जब आप मेल करते हो तो मेल का तरीका भी आपको अच्छी तरह आपको गिवन है, वो मैं आपको भेज दूंगा। और दूसरी बात, आप जब मेल करते हो इस वक्त 3 चीजें आपको सेंड करना होगा प्रोफेसर के लिए, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, और आपकी स्टडी प्लान, और आपको जो एक्सेप्टेंस लेटर का जो फॉर्मेट है वो फिल करके आप उसको सेंड करना होगा, ताकि उसके लिए आसानी होगी, तो फिर आपको आराम से एक्सेप्टेंस मिल जाता है। सही सही सही। उसके अलावा साजिद भाई एक और चीज जरा ये बताए कि जैसे कि यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज होते हैं, कि एक बच्चा बोल रहा है कि नहीं भाई मुझे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पीएचडी मुकम्मल करनी है, तो चाइना चाइना में भी डिफरेंट रैंकिंग के यूनिवर्सिटीज होंगे, तो उनके लिए क्या ये रैंकिंग के हिसाब से अच्छी यूनिवर्सिटी को ढूंढ कर उससे अपने पीएचडी को कंप्लीट करना, ये इसमें मतलब कैसे करे, और क्या यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और उसमें एडमिशन लेना या उसके लिए कंपटीशन क्या ज्यादा होती है? नहीं, मेन चीज तो आपका एक्सेप्टेंस है, तो आप एक्सेप्टेंस ले लो, जिस यूनिवर्सिटी का जिस रैंक हो उसमें एडमिशन हो जाता है। बेसिकली आपको पता है ये पीएचडी में आपका यूनिवर्सिटी रैंक वगैरह आपका देखा नहीं जाता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है, किस यूनिवर्सिटी से वो किया। पीएचडी में आपका पब्लिकेशन चलता है, आपने जिस यूनिवर्सिटी से, आप किसी लव लैंड यूनिवर्सिटी में भी से भी पढ़ो, लेकिन आपकी पब्लिकेशन कितनी है और किस जर्नल में आपने पब्लिश कराया है पेपर। आप किसी हाई रैंक में, रैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ो, अगर आपका जो पब्लिकेशन है वो कम है, नहीं है, तो फिर वो यूनिवर्सिटी डिपेंड नहीं करता है। आपको पता है पीएचडी में आपकी पब्लिकेशन होती है, तो पब्लिकेशन देखते हैं पीएचडी में। सही सही सही। बाकी आपका, अगर कोई एक दो यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जिनका रैंकिंग हाई होता है और वो एक्सेप्टेंस के बगैर, विदाउट एक्सेप्टेंस आपको एडमिशन नहीं देते हैं, तो इसलिए आपको एक्सेप्टेंस लेना लाजमी होता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज आइलेट्स वगैरह मांगते हैं, आइस, तो आइस के बगैर आपको एडमिशन नहीं देते हैं, इसलिए अच्छा इनका क्राइटेरिया टफ टफ होता है। सही 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 सही। बाकी तो ज्यादातर चाइनीज स्टाफ है, 1000 में आते हैं चाइनीज यूनिवर्सिटीज ज्यादातर। अच्छा हम्म। सही 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 सही। और इसके अलावा एमएस में साजिद भाई अगर कोई बच्चा जैसे अभी आपने पीएचडी का बताया, पीएचडी में पब्लिकेशंस होते हैं, कि एमएस में भी क्या क्या चीजें आपकी प्रोफाइल में क्या क्या चीजें एमएस में बहुत अच्छे होना चाहिए, जो जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एडमिशन इन पीएचडी हो जाती है, एमएस में आपकी प्रोफाइल कैसे होना चाहिए? एमएस में तो ज्यादातर कुछ यूनिवर्सिटीज देखते हैं आपके एमएस में पब्लिकेशन है या नहीं है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं देखते हैं। तो यहाँ चाइना में एमएस ये होता है, एमएस इस यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है उस यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है। कुछ यूनिवर्सिटीज आपका थीसिस एक्सेप्टेबल है, आप थीसिस करके आराम से ग्रेजुएट हो सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में पब्लिकेशन है एक पेपर, तो 1 या 2 पेपर। तो ये चाइना में जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो ना, हर जी यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। तो जो रैंकिंग, थोड़ा यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हाई हो, वो एक पब्लिकेशन मांगता है। बाकी जिसका लो रैंक है वो थोड़ा वो विदाउट थीसिस आपको पास आउट कर सकता है। अच्छा जी जी। सही सही सही। तो चले साजिद भाई ये क्वेश्चन सेशन तो मुकम्मल हो गया,